इसका माध्यम ये है, मगर ये इतनी डेलिकेट वायरस है कि अगर आप साबुन से भी ज़ख्म को धो दो तो रेबीज़ वायरस मर जाती है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश में जहाँ 1.5 बिलियन लोग हैं, हाँ 1.5 बिलियन पीपल, रेबीज़ का तादाद क्या है 54 बस। तो क्यों इतना कम? क्योंकि एक तो रेबीज़ बहुत रेयर डिजीज़ है, दूसरी फैलती नहीं है आसानी से, और सच में कुत्ते काटते नहीं है जितना बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर है। जी हाँ, आप पर है, आपके बच्चों पर है, आपके बूढ़े माँ बाप से है और कहीं हद तक प्रॉपर्टी मार्केट पर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट है दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स के बारे में, और इसका सीधा कनेक्शन है आपके साथ। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेफ्टी, आपकी अपनी सेफ्टी, सबके साथ है ये। आज इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं और सही मायने में इसके बहुत सारे एंगल्स में आज आपको दिखाने वाला हूं। दोनों एंगल आप देखेंगे तब आप जज करेंगे कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यही एक चैनल है जो एनालिसिस के साथ आपको रियल एस्टेट की खबरें लेकर आता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई है और डाटा बताते हैं कि दिल्ली में, अकेले दिल्ली में लगभग 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। सिर्फ 2024 में डॉग बाइट के केसेस 25,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, जो 2022 के कंपैरिजन में 277% इंक्रीज है। ये नंबर से क्लियर है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। जब मैं अक्सर होम बायर से बातचीत करता हूं, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन होता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहता है कि रेजिडेंशियल एरिया में स्ट्रे डॉग्स का प्रेजेंस है या नहीं है। पेरेंट्स हमेशा उनसे कहते हैं, जो यंग बच्चे प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं उनसे कि क्या सोसाइटी सेफ है चिल्ड्रंस के लिए, क्या बच्चों के लिए पार्क में खेलना या मॉर्निंग वॉक करना क्या सेफ है, क्या पार्किंग एरिया में डॉग्स की प्रॉब्लम है। ये अक्सर लोग पूछते हैं, और पूछे भी क्यों ना, ये समस्या इतनी गंभीर है। ये इशू सिर्फ सरकारी सोसाइटीज तक नहीं, दिल्ली एनसीआर की प्रीमियम सोसाइटी तक में ये इशू है। गुरुग्राम हो या नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, इन सब एरिया में सेम सिचुएशन नजर आ रही थी। प्रॉपर्टी वैल्यूज भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही थी। बायर सेफ्टी को लेकर कंसर्न थे। इंश्योरेंस कंपनी के मेडिक्लेम में भी इंक्रीज दिख रहा था, और वो क्यों? क्योंकि रेबीज ट्रीटमेंट का भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा था प्रीमियम। तो चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक सुओ मोटो केस में स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर की सभी लोकेलिटीज में कंप्लीट स्ट्रे डॉग रिमूवल करना होगा, और वो भी 8 हफ्तों के अंदर। ये कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, ये एक कंप्रिहेंसिव प्लान है। कोर्ट के मेन डायरेक्शन में क्या है, एक एक करके आपको ये भी बताता हूं। सबसे पहले, स्ट्रे डॉग्स को पिकअप करके डेडिकेटेड शेल्टर में शिफ्ट करना होगा। दूसरा, ये शेल्टर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाने होंगे जहां स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटीज हों। तीसरा, एक बार डॉग को शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए तो वापस स्ट्रीट्स पर रिलीज नहीं करना है। चौथा, अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। कोर्ट ने एनिमल एक्टिविस्ट को भी टारगेट किया है यहां पर, और उनसे पूछा है क्या वो उन बच्चों की जान वापस ला सकते हैं जो रेबीज से मर गए हैं।
ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है और दिखाता है कि कोर्ट पब्लिक सेफ्टी को लेकर प्रायोरिटी दे रही है। अब मैं इसके कुछ दूसरे पहलू दिखाता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी तक ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर डॉग ने आपको काट लिया तो आप साबुन से धो लो तो वो ठीक हो जाएगा, रेबीज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बहुत नॉर्मल छोटे मोटे केसेस होते हैं। पहले वो सुनिए कि लोग कहते क्या हैं। रेबीज़ जो वायरस फैलती है वो केवल जब इन्फेक्शन सलाइवा खून तक पहुंचती है, बस इसका माध्यम ये है। मगर ये इतनी डेलिकेट वायरस है कि अगर आप साबुन से भी ज़ख्म को धो दो तो रेबीज़ वायरस मर जाती है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश में जहाँ 1.5 बिलियन लोग हैं, हाँ 1.5 बिलियन पीपल, रेबीज़ का तादाद क्या है 54 बस। तो क्यों इतना कम? क्योंकि एक तो रेबीज़ बहुत रेयर डिजीज़ है, दूसरी फैलती नहीं है आसानी से, और सच में कुत्ते काटते नहीं है जितना बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको ये बात सही है? ऐसा नहीं कि मैं एनिमल से प्यार नहीं करता, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। अगर हमें स्ट्रे डॉग्स चाहिए तो उनको हम अपने घर में रखें। क्यों हम इतने महंगे महंगे डॉग को खरीद कर लाते हैं और अपने घरों में रखते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें स्टरलाइज करके अपने घर पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको रखना चाहिए? हम ऐसा नहीं करते हैं। उसके लिए हम फॉरेन ब्रीड को लेकर आते हैं और स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे छोड़ देते हैं। उनकी भी ज़िंदगी है, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सिर्फ उनकी क्यों, एनिमल तो बहुत सारे हैं, सबकी रिस्पेक्ट प्रॉपर होनी चाहिए। हमें कैट को भी पालना चाहिए, हमें बर्ड्स को भी पालना चाहिए, हमें पिग को भी पालना चाहिए, वो भी एनिमल्स हैं। क्यों उनके साथ भेदभाव है? सिर्फ हम डॉग के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? हम क्यों उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको 2 पहलू दिखाए। एक तो ज्ञान की कमी, क्योंकि रेबीज एक गंभीर बीमारी है। कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी 22 साल में उनका रेबीज की वजह से निधन हो गया। ये लॉस हमारी पूरी कंट्री का एक बहुत बड़ा लॉस है। जब ऐसी सिचुएशंस भी हैं, जरा आप उसका क्लिप भी देखिए पहले। ऐसी सिचुएशंस ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। बिल्कुल हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं खुद एनिमल लवर हूँ, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये किसी जान से बढ़कर नहीं है। और ये कोर्ट का डिसीजन जो अपने आप में ये बताता है कि पब्लिक सेफ्टी प्रायोरिटी पर है। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या इनको प्रॉपर स्टरलाइज करके नहीं रखना चाहिए? क्या एनजीओस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और इनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर शेल्टर नहीं होना चाहिए? क्यों इतने दिनों के बाद कोर्ट को ये जजमेंट लेना पड़ा कि ऐसा किया जाए?
गवर्नमेंट को सिर्फ 8 हफ्ते दिए क्योंकि कोर्ट ने ये महसूस किया बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत पेरेंट्स हैं जो उसका शिकार हो गए हैं, उनके लिए अब कुछ करना पड़ेगा। ये काम गवर्नमेंट का था, जो गवर्नमेंट को आगे बढ़ के ऐसे एनिमल्स को सही ढंग से केयर करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि कम से कम आप इनको लेके जाइए, नहीं तो किसी की जान जा सकती है। रेबीज़ बीमारी बहुत खतरनाक है, इसको हल्के में ना लें। और जो स्ट्रे डॉग्स को घर में भी रखना चाहते हैं, कम से कम उसकी पढ़ाई तो करो, सही से पढ़ाई करो कि आखिर उसका क्या इम्पैक्ट है, उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करो, तब आप ये करो, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो बताया मैंने कोर्ट का जजमेंट। जी हाँ, कोर्ट का जजमेंट और ओपिनियन। मुझे अपने ओपिनियन भेजिए, मैं भी समझना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट का ऑर्डर सही है या कोर्ट का ऑर्डर गलत है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी निकल के सामने आए हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, कई रास्ते बताए हैं। कुल मिला के रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, किसी की जान भी ना जाए और स्ट्रे डॉग्स को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और उनका प्रॉपर केयर भी हो। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी ये जजमेंट गेम चेंजर साबित हो रहा है। मैं प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल रियल एस्टेट से रिलेटेड है। हम हमेशा रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई टॉपिक को यहाँ अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो मैंने मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें बताई, तो अब प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी बातें बता रहा हूँ। रेजिडेंशियल एरिया में सेफ्टी परसेप्शन इम्प्रूव होगा इससे और ड्रामेटिकली नज़र आएगा आपको। अब बच्चे हो या पेरेंट्स हो, बूढ़े हो, उनको अब टेंशन नहीं होगी कि बच्चे स्कूल जाते समय या खेलते समय या मॉर्निंग वॉक करते समय उन्हें किसी टाइप के जानवर से काटने का डर ये अब नहीं सताएगा, उन्हें सेफ फील होगा। मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए ये बड़े रिलीफ की बात है। मैंने देखा है कि बहुत से एल्डरली बायर्स प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते टाइम ये बार बार पूछते हैं कि सेफ वॉकिंग ट्रैक्स है। अब ये कंसर्न एड्रेस हो जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू के टर्म्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहां स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम है, और अब वो एरिया भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे, खासकर फैमिली बायर्स के लिए जहां चिल्ड्रन है और उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे अलग हट के एक चीज़ और बताता हूँ। इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव में भी बेनिफिट्स होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम में रेबीज ट्रीटमेंट का कंपोनेंट रिड्यूस होगा, जिससे प्रीमियम रेट्स पे भी इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां क्या है, वो सीधा प्रीमियम जोड़ देते हैं उसके ऊपर। रेबीज है तो रेबीज का भी प्रीमियम जोड़ दो इसके ऊपर, तो पैसे तो आप भी पे कर रहे हैं। सोसाइटी और RWS के लिए भी ये रिलीफ की बात है। पहले उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ते थे। एनिमल फीडर्स और सेफ्टी कंसर्न्स के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि डॉग्स को फीड करना चाहते हो तो अपने घर में करें, पब्लिक एरिया में नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या क्या हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को 8 हफ्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। MCD NDMC को कोऑर्डिनेट करके शेल्टर बनाने होंगे, जिससे हज़ारों डॉग्स जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके। और ये लॉजिस्टिक का भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बड़ा काम करना ये टफ होगा अथॉरिटीज़ के लिए, लेकिन ठीक है भाई, कोर्ट का ऑर्डर है तो है। कॉस्ट फैक्टर भी कंसिडर करना होगा। अलग अलग एनिमल वेलफेयर एक्सपर्ट से जब मेरी बात हुई तो पता चला कि पर डॉग पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट 2500 रुपीज़ है और 10 लाख डॉग्स के लिए मंथली कॉस्ट 250 करोड़ होगी। ये फंडिंग कहाँ से आएगी? ये गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होगा। लीगल चैलेंजेस भी एक्सपेक्टेड हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में ये प्रोविज़न है कि स्टेरलाइज्ड डॉग को वापस सेम लोकेशन पर रिलीज करना होगा। कोर्ट ने इसे absurd बताया है, लेकिन रूल्स चेंज करने में टाइम तो लगेगा। प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि अब वो कॉन्फिडेंटली मार्केट कर सकेंगे, उनके अपने प्रोजेक्ट को सेफ फैमिली एनवायरनमेंट के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। चैलेंजेस ये हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले 2 महीने सबसे क्रिटिकल है।
एमसीडी को टीम फॉर्म करनी होगी, डॉग कैचिंग के लिए शेल्टर्स की साइट आइडेंटिफाई करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। प्रॉपर्टी मार्केट में इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली विजिबल होगा। बायर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अगले कुछ महीनों में प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हैं तो इस जजमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। एरिया जो पहले अवॉइड करते थे डॉग प्रॉब्लम्स के लिए, वो अब कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे रेट्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑनर हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली अगर आपका एरिया प्रीवियसली अफेक्टेड था। स्ट्रे डॉग के इश्यूज के मैं रिलेट कर रहा हूँ। आपकी सोसाइटी की डिमांड और रीसेल वैल्यू में इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखें तो ये दिल्ली एनसीआर के अर्बन प्लानिंग के लिए भी माइलस्टोन है और ये एस्टेब्लिश करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी होगी एनिमल वेलफेयर के साथ बैलेंस मेंटेन करते हुए। अन्य मेट्रो भी इस मॉडल को फॉलो करने का कंसीडर करेंगी। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसी सिटीज़ में भी सिमिलर इश्यूज हैं। दिल्ली एनसीआर का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन दूसरी सिटीज़ के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के एंगल में भी ये सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी इंप्रूवमेंट हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू को पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है अर्बन सेफ्टी को इम्प्रूव करने का। बिल्डिंग सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट के लिए भी कॉम्प्लाइंस ईजी हो जाएंगे। पहले आरडब्ल्यूएस को डिलेमा फेस करना पड़ता था एनिमल फीडर्स और रेजिडेंट्स के कंप्लेंट के बीच में। अब क्लियर गाइडलाइंस है और लीगल बैकिंग भी है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज भी बेनिफिट करेंगी। इससे मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कॉस्ट रिड्यूस होगी और रेजिडेंट्स की भी सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी ये पॉजिटिव है। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स और रिटेल स्पेसेस में फुटफॉल बढ़ सकती है जब लोगों को सेफ्टी का कॉन्फिडेंस होगा। रियल एस्टेट मार्केट भी चेंज होगी। डेवलपर अब एक्टिवली प्रमोट कर पाएंगे। सेफ एनवायरनमेंट एस्पेक्ट होगा। फैमिली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ना सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और ये शो करता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच से अर्बन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। अगले कुछ महीनों में इम्प्लीमेंटेशन को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट एजेंसीज कितनी इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करती है और फंडिंग अरेंजमेंट कैसे मैनेज होता है। प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होने वाला है जहां ये एरिया अफेक्टेड थे और साथ साथ वो एरिया प्रीवियसली जो अंडर वैल्यूड थे सेफ्टी कंसर्न के कारण, वो अब अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रॉपर्टी मार्केट का या इस जजमेंट के इम्पैक्ट के बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रॉपर्टी मिशन शो को, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके प्रॉपर्टी डिसीजंस को। शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को और सबको जहां जहां आपको लगता है जो प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगली वीडियो में फिर एक नई चीज़ एनालिसिस के साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।